नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 25 मार्च के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आजकल ये देखा जा रहा है कि सरकार के द्वारा बहुत सारे मामलों में न्यायालयों में सीलबंद कवर में सामग्री दी जा रही है, यानी कि जो जांच सामग्री है उनको प्रस्तुत किया जा रहा है और इसी को आधार बना करके एक एडिटोरियल लिखा गया है। हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। श्रीलंका में संकट को आधार बना करके एक एडिटोरियल लिखा गया है, हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। पाकिस्तान का लोकतंत्र, इसको आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। और लद्दाख की पूर्वी सीमा जिसको लेकर के भारत और चीन के बीच में विवाद है, उसको आधार बना करके जो न्यूज़ आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है सील्ड जस्टिस और यह टॉपिक समान अध्ययन 2 शासन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सरकार के द्वारा बहुत सारे मामलों में न्यायालयों में जो जांच सामग्री प्रस्तुत की जा रही है वह सीलबंद लिफाफों में प्रस्तुत की जा रही है। और इसी प्रथा के विरोध में इस एडिटोरियल को लिखा गया है। और यहाँ पर यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट को मामलों के न्याय निर्णय के लिए सीलबंद कवर सामग्री के उपयोग की सीमा निर्धारित करनी चाहिए। और इसी को आधार बना करके यहाँ पर सारी बातें की गई हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सरकार के द्वारा और उनकी एजेंसियों के द्वारा जो उत्तर न्यायालयों में जमा किए जा रहे हैं वे सीलबंद कवरों में दिए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के अब सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन शोषण मामले में मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने आश्चर्य जताया है कि जो कार्रवाई की रिपोर्ट है उसे भी एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया गया है न्यायालय के सामने। और यहाँ पर इसको देखते हुए उन्होंने ये कहा कि आखिर क्यों जो कार्रवाई की रिपोर्ट है वो भी सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जानी चाहिए। यहाँ पर लेखक का ये साफ साफ कहना है कि किसी भी मामले के निर्णय में सीलबंद लिफाफे में जो सामग्री प्रस्तुत की जा रही है उसे हतोत्साहित करना चाहिए और यह बहिष्कृत करने योग्य बात है। हालांकि हाल के वर्षों में इसका प्रयोग बहुत ही बढ़ गया है। सरकार के खिलाफ जब भी कोई मामला आता है तो यहाँ पर सरकार जो अपना जवाब देती है या फिर किसी मामले में जब सरकारी एजेंसियों के द्वारा कार्रवाई की रिपोर्ट दाखिल की जा रही है तो यहाँ पर इन रिपोर्टों को सीलबंद लिफाफे में न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। और यहाँ पर जब भी सरकार अपनी दलीलों को सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करती है तो इसका मतलब होता है कि जो दूसरा पक्ष है वह इन दलीलों को नहीं देख सकता है। ये दलील केवल न्यायाधीशों के द्वारा ही देखा जा सकता है और कहीं ना कहीं यह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। यहाँ पर एक उदाहरण देकर के इसको समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर यह कहा गया है कि हाल ही में केरल उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर मलयालम समाचार चैनल जिसका नाम है मीडिया वन उसको दी गई प्रसारण अनुमति को रद्द करने के आदेश की वैधता को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत गोपनीय खुफिया जानकारी का अवलोकन किया और इसी के आधार पर कोर्ट ने उस चैनल पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि उसके प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया। और यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि कोर्ट के द्वारा भी इस तरह की चीजों को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया गया है। यहाँ पर जो प्रभावित पक्ष है उसको ये भी नहीं पता है कि आखिर उस चैनल के खिलाफ सरकार ने क्या कहा है। और यहाँ पर जो गोपनीय खुफिया जानकारी दी गई है बंद लिफाफे में, उसी को पढ़ करके न्यायालय के द्वारा अपना फैसला सरकार के पक्ष में कर दिया गया। और यहाँ पर जो प्रभावित पक्ष है उनको ये भी नहीं पता है कि आखिर उन्होंने गलती क्या की है। और इसी को यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में समझाने का प्रयास किया है। और यहाँ पर यही बताया गया है कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चैनल की अपील पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय लिया कि जिस तरीके से सीलबंद कवर में सरकार ने अपनी दलील दी है वह उस मुद्दे की जांच करेगा। और अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चैनल के प्रसारण पर जो रोक लगाया गया था
उस आदेश को रोक दिया गया है, यानी कि चैनल अपना प्रसारण फिर से शुरू कर सकता है। तो यह बहुत ही गंभीर मुद्दा बन चुका है। आपको यह ध्यान में रखना है कि यह बात भी सच है कि कानून कुछ मामलों में गोपनीय सामग्री को अदालत में जमा करने की अनुमति देता है। इसके अलावा अदालतें भी कुछ सामग्री को गोपनीय रखने के आदेश दे सकती हैं। यानी कि जब अदालत को यह लगता है कि कोई मामला बहुत ही सेंसिटिव है, तो यहाँ पर अदालतों के द्वारा जांच की गई सामग्री को गोपनीय बनाए रखने के लिए इस तरह के आदेश दिए जाते हैं। यानी कि कुछ मामलों में गोपनीय सामग्री को अदालत में जमा करने की अनुमति खुद अदालत भी देता है। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि साक्ष्य अधिनियम कुछ दस्तावेजों और संचार के गैर प्रकटीकरण के विशेषाधिकार की अनुमति भी देता है। यानी कि यहाँ पर आपको यह समझना है कि कुछ मामलों में ऐसा किया जा सकता है, लेकिन सरकार के द्वारा अब यह देखा जा रहा है कि आमतौर पर हर मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना बना करके या फिर चल रही जांच का बहाना बना करके गुप्त सामग्री सीधे अदालत में जमा की जा रही है और इसे सरकार के द्वारा सही भी ठहराया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जब सरकार हमेशा इस तरह की दलील देती है तो इसके कुछ अवांछनीय परिणाम भी सामने आ सकते हैं। यहाँ पर वैसे आरोपी जिन पर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला चलाया जा रहा है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग या फिर भ्रष्टाचार से जुड़े मामले चलाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो जांच रिपोर्ट है अगर उसका खुलासा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं न्याय सही तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो बचाव पक्ष है उसे भी यह पता होना चाहिए कि आखिर जो जांच किया गया है उसमें उस व्यक्ति के खिलाफ क्या मामला निकल करके आया है और उसमें क्या बातें कही गई हैं। और इन्हीं सभी बातों को देखते हुए यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि अब यह समय आ गया है कि सर्वोच्च न्यायालय उन परिस्थितियों को निर्धारित करे और परिसीमित करे जिनमें गोपनीय सरकारी रिपोर्ट अदालतों द्वारा निर्णय लेने में उपयोग की जा सकती हैं। यानी कि यहाँ पर यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को यह निर्धारित करना चाहिए कि आखिर किन परिस्थितियों में न्यायालयों में गोपनीय रिपोर्ट प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला यहाँ पर उठाया गया है और जिस तरीके से अभी यह देखने को मिल रहा है कि सरकार के द्वारा बहुत सारे मामलों में जो जांच की रिपोर्ट है या फिर उसकी जो दलील है वह बंद लिफाफे में न्यायालयों के सामने दी जा रही है, जिससे कि उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है यह खुल करके सामने नहीं आ पा रहा है। यह कहीं ना कहीं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो मुद्दा उठाया गया है वो मुद्दा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है क्राइसिस इन श्रीलंका और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रीलंका एक बहुत ही गंभीर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और यहाँ पर भारत के द्वारा उसका मदद भी किया जा रहा है। और इसी को आधार बना करके यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि भारत को संकट के समय में श्रीलंका की मदद करनी चाहिए और इसके साथ साथ जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं उनको भी सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। वहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। पेट्रोल स्टेशनों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं लोगों की। जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कीमतों में भारी वृद्धि हुआ है और यहाँ पर श्रीलंका में बार बार ब्लैकआउट भी हो रहा है। कहने का ऐसा ये है कि श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण बहुत सारे देशों में जो आर्थिक संकट है वह गहराया है और यहाँ पर कहीं ना कहीं कोविड-19 महामारी में जो लॉकडाउन लगा था उसका असर श्रीलंका के अर्थव्यवस्था पर भी हुआ है। और यहाँ पर यह कहा गया है लेखक के द्वारा कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में हमेशा से ही गंभीर मुद्दे रहे हैं, जैसे विदेशी ऋण या फिर घरेलू ऋण का मामला। तो यहाँ पर विदेशी ऋण का जो मामला है वह बहुत ही लंबे समय से श्रीलंका के अर्थव्यवस्था को धक्का पहुंचाता रहा है और इसको देखते हुए भारत सरकार के द्वारा श्रीलंका के लोगों की मदद करने के लिए और वहां पर जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसकी आपूर्ति को ठीक करने के लिए
$2.4 बिलियन की सहायता भी प्रदान की गई है। यहां पर श्रीलंका के द्वारा भारत सहित चीन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी मदद मांगी गई है और भारत ने यहां पर एक अच्छे पड़ोसी का धर्म निभाते हुए श्रीलंका की मदद भी की है। आप देख सकते हैं कि भारत के द्वारा बड़ी मात्रा में उसे सहायता प्रदान किया जा रहा है। यहाँ पर यही बताने का प्रयास किया गया है कि श्रीलंका की सरकार भी इस स्थिति से लड़ने के लिए अपनी कोशिश कर रही है और यहाँ पर यह कहा गया है कि जैसे ही श्रीलंका में जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसकी कमी समाप्त हो जाती है तो सरकार जो वहाँ का जो नव वर्ष होता है जो कि अप्रैल के मध्य में शुरू होता है उससे पहले बड़े आर्थिक सुधार वहां पर कर सकती है। और यहां पर लेखक के द्वारा यह भी कहा गया है कि जब श्रीलंका में सुधार किए जाएंगे तो वहां के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें युद्ध और आर्थिक संकट से बुरी तरीके से प्रभावित उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में भी आर्थिक विकास के मुद्दे के लिए एक नया रोड मैप तैयार करना पड़ेगा और इसके लिए उन्हें तमिल राजनीतिक नेतृत्व के साथ लगातार बैठकें करनी होंगी ताकि उन लोगों के मन में सरकार के प्रति जो दुर्भावना है वह दूर हो सके। आप सभी जानते हैं कि श्रीलंका में जो क्राइसिस आया है उसके कारण अवैध तरीके से श्रीलंका से 16 व्यक्ति जिनमें 6 महिलाएं और 7 बच्चे शामिल हैं वे तमिलनाडु के तट पर विस्थापित होकर के आए हैं। और आप सभी जानते हैं कि 1983 के बाद जब श्रीलंका में तमिलों का विरोध शुरू हुआ था उसके बाद से तमिलनाडु में लगभग 3 लाख तमिल शरणार्थी रह रहे हैं। और यहाँ पर यह कहा गया है लेखक के द्वारा कि यह जो क्राइसिस आया है उसका फायदा उठाते हुए भारत और श्रीलंका को अपने संबंध मजबूत करने चाहिए और यहाँ पर इन दोनों देशों को यह ध्यान देना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो वर्तमान संकट है उसका उपयोग दोनों देशों में तस्करी गतिविधियां या फिर तमिल भावनाओं को भड़काने के लिए नहीं किया जाए। आप सभी जानते हैं कि श्रीलंका में जो तमिल बसे हुए हैं उनको लेकर के तमिलनाडु में उनके पक्ष में भावनाएं देखी जाती हैं और यहाँ पर अगर श्रीलंका के तमिल बहुल इलाकों में सरकार के द्वारा उनके विकास के लिए प्रयास नहीं किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका असर तमिलनाडु की राजनीति को भी देखना पड़ेगा। और इसी को देखते यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि संकट को भारत और श्रीलंका के द्वारा एक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि जो पाक खाड़ी मत्स्य विवाद है उसका समाधान निकाला जा सके जो कि भारत और श्रीलंका के रिश्तों के बीच में लंबे समय से एक अड़चन पैदा कर रहा है। कहने का आशय ये है कि जिस तरीके से भारत के द्वारा श्रीलंका की मदद की जा रही है इस संकट के दौरान, यहाँ पर इस संकट के दौरान इन दोनों देशों को अपने जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनको और बेहतर करने पर जोर देना चाहिए। जो मामले हैं भारत और श्रीलंका के बीच में, चाहे वह तस्करी के हों या फिर अवैध मछली पकड़ने को लेकर के हों, उसको सुलझाने में इस अवसर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और एडिटोरियल की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है एट द जनरल्स प्लेजर और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में वहाँ की जो संसद है उसका एक विशेष सत्र शुक्रवार को बुलाया जा रहा है ताकि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सके। आपको यह ध्यान में रखना है कि वहाँ पर विपक्षी दलों के गठबंधन के द्वारा इसी महीने इमरान खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दायर किया गया था और वहाँ के संविधान के तहत ये कहा गया है कि संसद के निचले सदन के अध्यक्ष को प्रस्ताव प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर संसद का विशेष सत्र बुलाना होता है ताकि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा किया जा सके। तो यहाँ पर अब पाकिस्तान में जो इमरान खान की सरकार है उस पर तलवारें लटक रही हैं और इसी को आधार बना करके यहाँ पर लेखक के द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया है कि जिस तरीके से 1988 के चुनाव के बाद से ही चाहे वह बेनजीर भुट्टो हों या फिर नवाज शरीफ हों, किसी ने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। शायद हो सकता है
कि प्रधानमंत्री इमरान खान भी अपना कार्यकाल पूरा ना कर सकें। और आप सभी जानते हैं कि वहां पर सेना के द्वारा सरकार में बहुत ही ज्यादा दखल दिया जाता है और यहाँ पर कहीं ना कहीं सेना और वहाँ के जो शक्तिशाली राष्ट्रपति हैं वह इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि वहाँ पर कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है, खास करके 1988 के बाद। यहाँ पर यह बताया गया है कि नवंबर 2019 में इमरान खान के द्वारा जनरल कमर जावेद बाजवा, जो कि वहाँ के सेना के प्रमुख हैं, उनके कार्यकाल को 3 साल का एक्सटेंशन दिया गया था, उसे 3 साल के लिए बढ़ाया गया था। और यहाँ पर यह माना जाता था कि इमरान खान और सेना प्रमुख के बीच में संबंध अच्छे हैं और कहीं ना कहीं इसी कारण से पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार भी बहुमत में आई थी, उसकी सरकार बनी थी। और यहाँ पर यह कहा जा रहा था कि इमरान खान के द्वारा सेना का भरोसा जीत लिया गया है और आपने देखा होगा कि बहुत दिनों तक उनकी सरकार बिना किसी रोक टोक के चली। लेकिन 2021 में आईएसआई प्रमुख की नियुक्ति को लेकर के सेना और सरकार के बीच में विवाद हुआ और उसी के बाद से इमरान खान और वहां के सेना प्रमुख के बीच में जो रिश्ते हैं वह धीरे धीरे खराब होने शुरू हो गए। और कहीं ना कहीं यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि सेना के साथ जो उनके रिश्ते खराब हुए हैं यह उसी का नतीजा है कि इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया गया है। हालांकि यहाँ पर विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि इमरान खान की सरकार के द्वारा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को या फिर उसकी जो विदेश नीति है उसका प्रबंधन सही तरीके से नहीं किया गया है और इसीलिए यहाँ पर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। लेकिन बहुत सारे जो पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले लोग हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि पाकिस्तान की शक्तिशाली सेना के साथ जो उनके मतभेद हुए हैं उसी के कारण यहाँ पर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर पाकिस्तान में किसी को भी शासन करना है, अपना कार्यकाल पूरा करना है, तो उसे अपने संबंध सेना के साथ अच्छे बना करके रखने होते हैं, ये उनकी मजबूरी है। और अगर किसी चुने हुए प्रधानमंत्री का संबंध सेना प्रमुख के साथ ठीक नहीं है तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें ये बताया गया है कि उस प्रधानमंत्री के द्वारा अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया गया है। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि इमरान खान के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है क्या वह पास होता है या फिर गिर जाता है, यानी कि उनकी सरकार बचती है या फिर चली जाती है। तो जो पुराना मुद्दा है उसी को यहाँ पर उठाने का प्रयास किया गया है कि पाकिस्तान में जो लोकतंत्र है वो वहाँ के सेना प्रमुख या फिर जो सेना के जनरल्स होते हैं उनके प्लेजर पर निर्भर करता है, यानी कि जब तक वह खुश हैं उस सरकार से तब तक ही वह सरकार वहां पर काम कर सकती है। तो इस न्यूज को भी आप जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है द पिक्यूलियर केस ऑफ लद्दाख ईस्टर्न बाउंड्री और यह टॉपिक भी समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लद्दाख का जो पूर्वी सीमा है उसको लेकर के भारत और चीन के बीच में विवाद है और इसको लेकर के यहाँ पर 15 दौर की बैठकें भी हो गई हैं। और यहाँ पर लेखक के द्वारा ये बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से इतिहास में भी अगर हम देखें तो लद्दाख की जो सीमा है उसे सही तरीके से निर्धारित नहीं किया गया है। और यहाँ पर उन्हीं सभी बातों की चर्चा है जिस पर हमने पहले भी चर्चा की है। यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि लद्दाख को लैंड ऑफ हाई पासेस के नाम से जाना जाता है। लेह को क्रॉस रोड ऑफ हाई एशिया कहा जाता था। यहाँ पर जो व्यापारी हैं वे अपने माल का आदान प्रदान करते थे, यानी कि बार्टर सिस्टम यहाँ पर चलता था। यहाँ पर यह कहा गया है लेखक के द्वारा कि 1684 में टिमोस गैंग की संधि के साथ लद्दाख एक अलग इकाई के रूप में उभरा और इस संधि ने व्यापारिक आदान प्रदान के माध्यम से लेह और लासा के बीच में संबंध स्थापित किए। 1842 के चुशुल की संधि के साथ लद्दाख और तिब्बत यथास्थिति बनाए रखने के लिए सहमत हुए थे। और यहाँ पर जब 1846 में ईस्ट इंडिया कंपनी और कश्मीर राज्य के बीच अमृतसर की संधि हुई थी तो यहाँ पर लद्दाख भी उस संधि में शामिल था। और आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि उस समय तक भी
लद्दाख का जो पूर्वी सीमा है वह अपरिभाषित था और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने सिर्फ व्यापार के मुद्दे पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा यहाँ पर यही बताया गया है कि जब ब्रिटेन के द्वारा भारत का शासन संभाला गया तो वहां पर उसने जब ये देखा कि मध्य एशिया में रूस बहुत ही तेजी से प्रगति कर रहा है तो उसने इसी कारण से लद्दाख की उत्तरी सीमा पर ध्यान देना शुरू किया। यहाँ पर यह बताया गया है लेखक के द्वारा कि 1870 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा लेह में एक ब्रिटिश संयुक्त आयुक्त को तैनात किया गया था और उसके संबंध लासा में दलाई लामा के साथ, चीनी नेताओं के साथ और कश्मीर राज्य के साथ बहुत ही अच्छे थे और इन तीनों के बीच में वह पत्राचार करता रहता था। लेकिन फिर भी जो लद्दाख की पूर्वी सीमा है वह अभी तक परिभाषित नहीं की गई थी और कहीं ना कहीं यही कारण है कि भारत और चीन के बीच में अभी विवाद हो रहा है। यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि अगर हमें इस बात को खत्म करना है तो हमें जो इतिहास है उसमें जो गलतियां दोहराई गई हैं उनको ठीक करना होगा और तभी जाकर के यहाँ पर यह जो विवाद है वह दोनों देशों के बीच में निपट सकता है, खत्म हो सकता है। यानी कि अगर हमें लद्दाख की पूर्वी सीमा को लेकर के जो विवाद है उसे खत्म करना है तो हमें इतिहास को ध्यान में रखना होगा और यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि भारत और चीन दोनों के द्वारा इतिहास को अपने अपने तरीके से देखा जा रहा है ताकि वह अपनी स्थिति यहाँ पर मजबूत कर सकें। लेकिन यहाँ पर दोनों देशों को एक बोल्ड स्टेप उठाते हुए जो सच्चाई है उसका सामना करना पड़ेगा और तभी जाकर के यह जो सीमा विवाद है वह सुलझ सकता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आप इस न्यूज़ को पढ़ने का प्रयास करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, समय आ गया है कि सर्वोच्च न्यायालय उन परिस्थितियों को निर्धारित करे और परिसीमित करे जिनमें गोपनीय सरकारी रिपोर्टें अदालतों द्वारा न्याय निर्णय में उपयोग की जा सकती हैं, इस कथन का विश्लेषण करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और जिस तरीके से सरकार के द्वारा आजकल कोर्ट में सीलबंद लिफाफों में रिपोर्टों को दाखिल किया जा रहा है उसको लेकर के यहाँ पर यह निर्णय लेना बहुत ही जरूरी हो गया है कि आखिर किन परिस्थितियों में सरकार ऐसा कर सकती है और नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, चाहे वो केरल का एग्जाम्पल हो या फिर जिस तरीके से चीफ जस्टिस के द्वारा मुजफ्फरपुर केस में अपनी बात को सामने रखा गया, आखिर जो जांच में कार्रवाई की जा रही है उसे क्यों सीलबंद लिफाफे में दाखिल किया जा रहा है, इस मुद्दे को आप यहाँ पर उठा सकते हैं, लिख सकते हैं और यहाँ पर आप यही बता सकते हैं कि अगर सरकार इन बातों को बढ़ावा देती है तो कहीं ना कहीं यह न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के खिलाफ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको लिखने का जरूर प्रयास करें। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत को संकट के समय श्रीलंका की मदद करनी चाहिए और कुछ द्विपक्षीय मुद्दों को भी सुलझाना चाहिए, इस कथन पर चर्चा करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसा कि हमने देखा कि भारत के द्वारा श्रीलंका की मदद की जा रही है, लेकिन यहाँ पर भारत को यह भी प्रयास करना होगा कि श्रीलंका के साथ जो उसके मुद्दे हैं, खास करके जो मछली पकड़ने का मुद्दा है या फिर जो तमिलों का मुद्दा है, उसको सुलझाने को लेकर के भी श्रीलंका के साथ बातचीत करनी चाहिए। तो इन्हीं सभी बातों को आपको यहाँ पर लिखना है जिसकी चर्चा हमने पहले की है। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को आप रिवाइज कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।